Hello my dear students and welcome to Mint Talk India. Today in this video we are going to start a new chapter from your NCERT class 6th science. The chapter is chapter number 5 separation of substances और सभी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत ही जल्द मिल जाएंगे और you can see the playlist of class 6th science in Mint Talk India channel. But before we start today's class, here is a short introduction about me. So let us start today's class. Separation word separate से आया है, मतलब कि किसी चीज़ को किसी से अलग करना। हमारे डेली लाइफ में हम ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जब हम एक दूसरे को चीज़ों से अलग करते हैं अननोइंगली, हमें पता भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बहुत सारे मिठाइयों का एक पैकेट आया है लेकिन आपको सिर्फ लड्डू पसंद है, तो आप उसमें से सिर्फ एक लड्डू ही उठा लेंगे। या फिर मान लीजिए आपके पापा बाजार से बैग भर के वेजिटेबल एक साथ इकट्ठा लेकर आए, लेकिन आपकी मम्मी को अलग अलग करके इन सभी वेजिटेबल्स को सॉर्ट आउट करना होता है ताकि जरूरत के समय पे एक ही टाइप के वेजिटेबल्स हम एक साथ निकाल सके। सो वी सेपरेट एनी वन टाइप ऑफ वेजिटेबल फ्रॉम द अदर। And the third example what I can give you is, suppose you are going to a friend's house, आपको एक फ्रूट सैलड मिला है लेकिन आपको ग्रेप्स खाना ज़्यादा पसंद है, तो आप क्या करेंगे? दूर से जो भी ग्रेप्स आपको नजर आएंगे वो आप अपनी उंगली से उठा लेंगे। मीन्स यू आर सेपरेटिंग वन फ्रूट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फ्रूट। तो इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि अलग अलग चीज़ों को किस बेसिस पे हम सेपरेट करते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक इज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टी। जब मम्मी चाय बनाती है तो क्या करती है? चाय के पतीले में पानी डालती है, उसमें चीनी डालती है, चाय पत्ती डालती है, मिल्क डालती है और फिर उसको उबालती है। उसके बाद चाय बनके तैयार हो जाता है। क्या लेकिन हम इसे कप में डाल के डायरेक्ट पी लेते हैं? ऐसा हम नहीं करते ना, हम इसको छानते हैं, क्योंकि जो टी लीफ है सॉलिड वो तो हम नहीं खाते, हमें सिर्फ लिक्विड चाय से मतलब है और इसी लिक्विड चाय को हम पीने के लिए इस सॉलिड चीज को अलग कर लेते हैं। वी सेपरेट द टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड टी विथ अ स्ट्रेनर। हमने अपने प्रीवियस 2 क्लासेस में व्हीट के प्लांट्स, पैडी के प्लांट्स इनको देखा था। तो व्हीट के सीड्स जो होते हैं वो इस तरीके के स्टॉक में बहुत सारे छोटे छोटे सीड एक साथ होते हैं। तो अगर हमें इन छोटे छोटे सीड्स को अलग करना हुआ तो हम कैसे अलग करेंगे? मैंगो गुआवा की तरह इसे हम हाथ से तोड़ तोड़ के अलग तो नहीं कर सकते। उसी तरीके से राइस के ग्रेन्स को भी हमें उसके स्टॉक से सेपरेट करना होता है। क्या आपने अपनी मम्मी को कभी दूध या फिर दही से मक्खन को निकालते हुए देखा है? यू मस्ट हैव सीन इन मेनी मूवीज एंड पिक्चर्स और योर मदर मस्ट बी ऑल्सो सेपरेटिंग द बटर फ्रॉम द मिल्क बाय द प्रोसेस ऑफ चर्निंग द मिल्क। इसे हम हिंदी में मथना बोलते हैं। मतलब दूध को अगर बहुत जोर जोर से विग्रसली इस तरीके से हिलाया जाए तो दूध का जो मक्खन होता है वो अलग होके चला आता है, क्योंकि हमें मक्खन का इस्तेमाल अलग तरीके से करना होता है। तो इसीलिए हमें मक्खन को सेपरेट करना होगा। आपने अपने चैप्टर 3 में भी पढ़ा था कि कॉटन में से भी उसकी जो सीड्स को निकाला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ गिनिंग। सो देयर आल्सो वी यूज सेपरेशन। एंड देन आवर फेवरेट दलिया, पोहा या फिर बिरयानी, पुलाव, एनी काइंड ऑफ डिश जहाँ पे हरी हरी मिर्चियाँ पड़ी रहती है जिसे हम नहीं खाते, तो खाने के पहले हम क्या करते हैं? सो हियर आल्सो वी आर सेपरेटिंग द चिलीज विच वी डोंट वांट टू ईट। तो हमारे आसपास ज़्यादातर चीज़ें, मोस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड अस विच वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कॉल्ड मिक्सचर्स, क्योंकि वो बहुत सारे अलग अलग चीज़ों से मिल के तैयार होती है। फॉर एग्जाम्पल टी, चाय, इसमें पानी है, चाय पत्ती है, दूध है, चीनी है। रोटी को बनाने के लिए भी आटा, पानी, नमक इनको मिक्स किया जाता है। दाल बनाने के लिए भी दाल, पानी, नमक अलग अलग चीज़ों को मिक्स किया जाता है। इवन मिल्क इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्सचर। जब मलाई जमती है और वो ऊपर तैरने लगती है तो मम्मी उसे मलाई को निकालती है ना, दैट मीन्स मिल्क में लिक्विड मिल्क के साथ साथ सॉलिड मलाई भी होती है। एयर इज ऑल्सो मिक्सचर बिकॉज इट हैज डिफरेंट गैसेस इन इट। उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। उसी तरीके से सॉइल में भी बहुत अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं। मिट्टी, पत्थर, कंकड़, छोटे छोटे इंसेक्ट्स,
ड्राई लीव्स, इवन टैप वाटर ऑल्सो। दिखने में पानी तो हमें सिर्फ सादा ही लगता है, लेकिन टैप वाटर में भी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं, कभी कभी जर्म्स, बैक्टीरिया भी होते हैं, जिसकी वजह से हम पानी को फिल्टर करके, प्यूरिफाई करके यूज करते हैं। उसी तरह पेट्रोलियम के बारे में भी आपने पढ़ा है। पेट्रोलियम से हमें डीजल, केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा चीजें मिलती हैं। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड अस आर कॉल्ड एज मिक्सचर्स। So how can we define a mixture? A mixture is made up of two or more than two pure substances mixed together. अब ये pure substance क्या होता है? Pure substance means ऐसा एक चीज जिसके सभी particles एक तरीके की चीजों के बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, आपने मेटल पढ़ा है ना, आयरन, या फिर आपका गोल्ड जिससे हमारी ज्वेलरी बनती है, तो उसका सिर्फ गोल्ड पार्टिकल से ही बना हुआ है। आयरन की बनी हुई चीज का एक एक पार्टिकल आयरन का ही है, उसमें किसी और चीज का मिलावट या फिर मिक्सचर नहीं है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस एंड द ऑपोजिट ऑफ प्योर सब्सटेंस इज द मिक्सचर सब्सटेंस। और किसी भी मिक्सचर में जो जो प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो 5 प्योर सब्सटेंस हो या फिर 10 या फिर 2, कोई भी, तो उन चीजों को हम कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर बोलेंगे। द प्योर सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर आर कॉल्ड components of that mixture. For example, air is a mixture of various gases like carbon dioxide, oxygen, nitrogen, argon. तो ये सभी gases जो होंगे ये air के components कहलाएंगे। अब एक मिक्सचर सॉलिड मिक्सचर भी हो सकता है जैसे मिट्टी, लिक्विड मिक्सचर भी हो सकता है जैसे चाय, और गैसियस मिक्सचर भी हो सकता है जैसे एयर, हवा। कभी कभी हम अपनी आंखों से इन अलग अलग कंपोनेंट्स को देख सकते हैं। वी कैन सी द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। सच अ मिक्सचर विल बी कॉल्ड एज HETERO हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और जब हम इन कंपोनेंट्स को नहीं देख पाते, व्हेन वी कैन नॉट see the components of a mixture, that type of mixture is called as homogeneous mixture. HOMO homo, GENE gene, OUS us, homogeneous mixture. For example, water plus salt. जब आप salt को पानी में dissolve करेंगे तो ये पूरा disappear हो जाता है, हमें तो देख के पता ही नहीं चलता, we cannot see only. इसी टाइप के मिक्सचर को हम homogeneous mixture कहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ज्यादातर चीजें जो ऑलरेडी मिक्सचर में प्रेजेंट है, हम उन्हें सेपरेट क्यों करते हैं? Why would we need to separate substances like this? तो इस चीज को समझने के लिए हमारे पास एक्टिविटी 1 है। नेक्स्ट हम कॉलम 1 में टेबल 5.1 देखेंगे, जिसमें कुछ सेपरेशन के प्रोसेस दिए हुए हैं, मतलब कुछ चीजों को हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं। द पर्पस ऑफ द सेपरेशन, यानी कि हम उन चीजों को सेपरेट क्यों कर रहे हैं, एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड, और हम सेपरेट करने के बाद जो कंपोनेंट्स हमें मिले, उन कंपोनेंट्स को हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं या फिर फेंक रहे हैं, वो तीसरे कॉलम में दिया है। हाउएवर में इंफॉर्मेशन दी हुई है वो जम्बल्ड अप किया हुआ है, यानी कि मिक्सअप हो रखा है। हमें इस टेबल को मैच द फॉलोइंग करके दैट वी हैव टू मैच। फर्स्ट वी विल सी सेपरेशन प्रोसेस। नंबर 1, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। अब आपके घर में जब चावल आता है तो अगर आपने उसे ध्यान से देखा होगा, मम्मी उसे खाना बनाने के पहले, चावल को बनाने के पहले कुछ निकालती है। क्या आपने ध्यान से देखा है कि वो क्या निकालने की कोशिश करती है? शी ट्राई टू सेपरेट द स्मॉल स्टोन्स प्रेजेंट इन राइस। राइस, जब राइस मिल में पैडी के छोटे छोटे दानों से ये राइस निकाले जाते हैं तो बहुत सारे टाइम पे छोटे छोटे कुछ पत्थर भी मिक्सअप हो जाते हैं। राइस की तरह इवन दाल में भी छोटे छोटे पत्थर के दाने आ ही जाते हैं। लेकिन हमें खाना तो सिर्फ चावल और दाल ही है, क्या हम पत्थर खाते हैं? हम नहीं खाते। These stones are harmful for us to eat. अगर ये पत्थर हमारे पेट में चले गए तो हम तो बीमार हो जाएंगे। That is the reason we need to separate them. That is the reason we throw away the impurities. Impurities means the harmful things which are not good for us. It is bad for us, and these are called as impurities. So now you can say
राइस में से स्टोन्स को निकालने का पर्पस क्या है, हम क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे खाने में से इम्प्यूरिटीज निकल सके, टू रिमूव द इम्प्यूरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम द राइस और दाल। सो इसका मैच हम इसके साथ करेंगे। चावल और दाल को तो हम पका के खा लेते हैं, जो इम्प्यूरिटीज हमने निकाले, छोटे छोटे स्टोन्स निकाले, उनका हम क्या करेंगे? उनको हम फेंक देंगे ना, वो हमारे किसी काम की नहीं है। सो वी थ्रो अवे द इम्प्यूरिटीज। सेपरेशन प्रोसेस नंबर 2 इज चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, यानी कि मिल्क को मथ रहे हैं, चर्न कर रहे हैं। चर्न करने का मतलब एक टूल से विगरसली मिल्क को जोर जोर से हिलाना, इतने जोर से हिलाना ताकि मिल्क में प्रेजेंट जो मक्खन है, बटर है, वो सेपरेट होके अलग आ जाए ऊपर और हम उसे निकाल सके। वी चर्न मिल्क और समटाइम्स कर्ड ऑल्सो टू गेट द बटर। नाउ वी सेपरेट टू डिफरेंट कंपोनेंट्स हेयर। एक तो ये जो बचा हुआ मिल्क होगा, ये फर्स्ट कंपोनेंट होगा, और ये जो बटर हमने निकाला, ये बटर सेकेंड कंपोनेंट होगा। वी आर सेपरेटिंग टू डिफरेंट कंपोनेंट इन दिस प्रोसेस हेयर। कुछ लोग इसी बटर को आगे और प्रोसेस करके घी बना लेते हैं, कुछ लोग इसी बटर को अनसॉल्टेड बटर के रूप में टोस्ट के ऊपर लगा के खाते हैं। और ये जो पहला वाला कंपोनेंट, बाकी बचा हुआ बटर मिल्क, इससे लस्सी बनाई जाती है, छाछ बनाई जाती है। मतलब इस केस में ये जो दोनों कंपोनेंट है, ये यूजफुल कंपोनेंट है और हम इन दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। बोथ द कंपोनेंट्स आर यूजफुल फॉर अस। सो व्हाट इज द पर्पस फॉर विच वी आर चर्निंग द मिल्क? टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। और उसके बाद सेपरेट करने के बाद हम कंपोनेंट्स का क्या करते हैं? वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स। हमारे लिस्ट में तीसरा है सेपरेट टी फ्रॉम द लीव्स। हम चाय को उसके चाय पत्ती से सेपरेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं खाते। जो चाय पत्ती हम अलग करते हैं वो हमारे लिए नॉन यूजफुल है, वो हमारे तो किसी काम का नहीं। कुछ लोग उसे गमले में डालते हैं, फूलों के पौधे में डालते हैं, उससे गुलाब के फूल स्पेशली बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हमारे किसी काम के नहीं है, तो हम उसे फेंक देते हैं। वी रिमूव द नॉन यूजफुल कंपोनेंट। सो हमारे पहले कॉलम का मैच हम इस वाले सेंटेंस के साथ करेंगे। और फिर सेपरेट करने के बाद हम कंपोनेंट्स का क्या करते हैं? चाय, लिक्विड चाय तो हम पी लेते हैं, और जो सॉलिड होता है, सॉलिड कंपोनेंट, उसे हम थ्रो कर देते हैं बिकॉज इट इज नॉट यूजफुल फॉर अस। तो सेकंड कॉलम का मैच हम यहाँ पे करेंगे। सो फाइनली दिस इज योर आंसर। व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट द सब्सटेंसेस? पॉइंट नंबर 1, वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस टू गेट useful components out of the mixture. Point number 2 is we separate substances to remove the non-useful component, the component which we don't use, which we throw away. And the point number 3 is we separate substances to remove impurities and harmful components, जो हमारे वैसे कुछ यूजफुल नहीं, लेकिन पेट में चला जाएगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे. It will be harmful for us. So these are the 3 points you will write as an answer. हम मिक्सचर में से जो सब्सटेंस को सेपरेट कर रहे हैं, द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल साइज. कभी कभी साइज में कुछ डिफरेंस होता है, नहीं तो स्टेट ऑफ मैटर में, जैसे सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसियस सब्सटेंस में डिफरेंस होता है. कुछ इम्प्यूरिटी छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ मिक्स हो जाते हैं, कुछ नहीं मिक्स होते. सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस? कोई भी चीज को हम किस तरीके से सेपरेट करेंगे, कौन सा तरीका लगाएंगे, वो डिपेंड करता है उन कंपोनेंट्स के प्रॉपर्टीज के ऊपर. सो द फर्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन व्हाट वी आर going to study is hand picking. HAND hand, PICK pick, ING ing, hand picking. hand मतलब हाथ, और हाथ से किसी चीज को पिक करके सेपरेट कर देना. तो जैसे हमने अपने पार्ट 1 के एग्जाम्पल में ही देखा था, आपके पास पोहा है, बिरयानी है, फ्राइड राइस है, उसमें कुछ चिली रहता है जिसे हम नहीं खाते चबा के. तो हम क्या करते हैं, अपने हाथों से उठा के उसे बाहर रख देते हैं और फिर हमारा पोहा या फिर बिरयानी खाते हैं. देन इन अ फ्रूट सैलेड ऑल्सो, इफ यू प्रिफर टू ईट वन सर्टेन काइंड ऑफ फ्रूट, सो यू पिक दैट फ्रूट फ्रॉम योर हैंड, और आप उसे सबसे पहले खाते हैं, उसके बाद बाकी फ्रूट्स को खाते हैं. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पिकिंग अप व्हाट वी नीड or what we want to throw with the help of our hand, and we are separating the components of the mixture like this. अपने डे टू डे लाइफ में भी हम चावल में से छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े या फिर दाल में से छोटे छोटे स्टोन्स हम हैंड पिकिंग के मेथड से निकाल के बाहर फेंकते हैं. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? द मेथड ऑफ रिमूविंग
undesirable components. Undesirable means which we don't desire, which we don't want. We want to remove them, we want to throw them. So the method of removing those undesirable components by our hands is called the hand picking method of separation. चावल में, दाल में यूजुअली बहुत कम ही अमाउंट में ऐसे छोटे छोटे से स्टोन्स होते हैं, तो हम हैंड पिकिंग को कब यूज करते हैं? देयर आर two points in this. Hand picking is used when the undesirable components are present in a very small amount. And the second important point is the undesirable components should be slightly larger in size than our other component. In such a situation only we will find that hand picking is a very convenient method of separating substances. So for example, we remove dirt, stones from rice and dal, husk from wheat and rice. इसी के ऊपर आपके पास एक एक्टिविटी 2 भी है. आप भी एक फूड ग्रेन का एक पैकेट अपने क्लासरूम में लेके आइए, उसे एक शीट ऑफ पेपर पे स्प्रेड आउट कर दीजिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेदर यू कैन सी स्मॉल स्मॉल स्टोन्स along with the grains or not, and then try to remove the stones or the pieces of dirt with your hands. So this is hand picking method and very easy method. The second method what we are going to study is called threshing. Observe the spelling, T-H-R-E, thre, S-H-I-N-G, shing, threshing. सिंपल भाषा में थ्रेशिंग का मतलब किसी चीज को बहुत जोर जोर से पीटना. So you must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in the field, जो दिखने में कुछ ऐसे होते हैं. तो अगर हमें इन व्हीट के स्टॉक से ये व्हीट के छोटे छोटे दाने निकालने हैं, तो क्या हम इन्हें मैंगो और गुआवा की तरह हाथों से पिक कर करके निकाल सकते हैं? कितना टाइम लग जाएगा ना एक एक दाने को निकालने में. So what we can do? We want to separate the grains from their stalk. लेकिन हम यहाँ पे hand picking का method नहीं यूज करते. Farmers use the process called threshing. Threshing is the process in which the stalks of grains are beaten on a hard surface again and again so that the grains get separated from the stalk. व्हीट के स्टॉक्स को बंडल में बांधा जाता है और फिर उनको किसी हार्ड सरफेस के ऊपर जोर जोर से पीटा जाता है. उससे क्या होगा? ग्रेन जो बहुत ही हार्ड है वो अपने स्टॉक से निकल के बाहर आ जाता है. स्टॉक्स में से सारे ग्रेन निकल के बाहर आ जाते हैं और इसी तरीके से ये ग्रेन्स आराम से उनके स्टॉक से सेपरेट हो जाते हैं. स्टॉक तो पता ही है ना, ये लंबा सा पोर्शन जहां पे ये व्हीट के छोटे छोटे दाने अटैच हुए रहते हैं. अब क्योंकि व्हीट के ये जो दाने होते हैं, राइस के जो ग्रेन्स होते हैं, ये बहुत ही हार्ड होते हैं, इसीलिए इनको कितना भी आप पत्थर के टुकड़े के ऊपर जोर जोर से इस तरीके से पीटेंगे, ग्रेन्स को कुछ नुकसान नहीं होता, ग्रेन्स नहीं टूटते. लेकिन ये जो स्टॉक होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, लचीला होता है, तो इसी से ये जो ग्रेन्स हैं आराम से सेपरेट हो जाते हैं. एंड दैट इज व्हाई दिस मेथड ऑफ थ्रेशिंग इज डन. थ्रेशिंग का ये मेथड सिर्फ हाथों से ही नहीं होता, एनिमल्स का भी यूज होता है और मशीन्स का भी यूज होता है कई बार. थ्रेशिंग इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स और मशीन्स ऑल्सो. बहुत सारे स्टॉक्स को जमीन पे ऐसे रखा जाता है और फिर बुलक्स को या फिर ट्रैक्टर को उसके ऊपर चलाया जाता है. तो इससे क्या होगा? पैरों के भार से भी जो ग्रेन्स होते हैं वो स्टॉक से अलग हो जाते हैं. एंड द सेम गोज फॉर द ट्रैक्टर ऑल्सो. ट्रैक्टर के पहिए इतने भारी भारी होते हैं कि ये सभी ग्रेन्स उनके स्टॉक से अलग हो जाते हैं. एंड लाइक दिस वी कलेक्ट ऑल द ग्रेन्स. चलिए, हमने हमारे ग्रेन्स को इन स्टॉक्स में से अलग तो कर लिया, लेकिन ग्रेन्स को डायरेक्टली हम मिल में जाके आटा नहीं पिसवा सकते. ये जो ग्रेन्स होते हैं ना, इन सभी ग्रेन्स का एक कवर भी होता है जो बाहर से लाइट होता है, हल्का होता है, जिसे हम शैफ कहते हैं. CHAFF, शैफ. इट इज द आउटर कवरिंग of the seed grains. हमारे पास still mixture रह गया है, mixture of the seed grains and the chaff. क्योंकि थ्रेशिंग में हमने जो हार्ड सरफेस के ऊपर स्टॉक्स को जोर जोर से पीटा, उससे ग्रेन्स तो इनके स्टॉक से सेपरेट हो ही गए, साथ ही साथ इनके जो शेफ है वो भी ओपन हो गए, खुल गए. क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे ये शेफ बहुत ही हल्का, लाइट वेट होता है, फूंक मारने पे ही उड़ सकता है, जबकि ग्रेन जो होता है वो सॉलिड होता है, वो बहुत ही हार्ड होता है, फूंक मारने पे नहीं उड़ता. शेफ इज द ड्राई कवर ऑफ द व्हीट ग्रेन एंड वी डू नॉट ईट शेफ. We need to separate it.
बट द प्रॉपर्टी ऑफ शेफ इज, द शेफ इज वेरी लाइट, बहुत ही हल्का होता है, विच कैन बी ब्लोन इजीली, जिसे हम फूंक मार के या फिर हवा से ही उड़ा सकते हैं। तो निकालने का एक सेपरेशन का एक मेथड मिल गया ना हमें। द ग्रेन्स आर हैवियर विच डज नॉट ब्लो अवे। और हवा का यूज करके शेफ को सेपरेट करने के इस तरीके को कहा जाता है विनोइंग। ऑब्जर्व द स्पेलिंग, WIN विन, NO नो, WING विंग, विनोइंग, जिसमें N डबल है। विनोइंग इज अ मेथड of blowing away the lighter component of a mixture. So how do we define it? Winnowing is a process in which a lighter component is separated from a heavier component by wind or by blowing the air. See how this lady is using the method of winnowing. She is standing on a platform. एक रेस्ड सरफेस पे वो खड़ी हो गई है और ग्रेन एंड शेफ के इस मिक्सचर को, जिसे सूप कहा जाता है, उसे वो धीरे धीरे करके नीचे गिरा रही है, जिससे क्या हो रहा है, जो हैवी पार्टिकल्स है, हैवी व्हीट के जो ग्रेन्स हैं, वो क्योंकि भारी है वो उड़ेंगे नहीं, वो सीधा नीचे आके गिर रहे हैं, जबकि जो लाइटर हस्क पार्टिकल हैं, जो हल्के हैं, वो हवा के साथ, क्योंकि हवा तो हर दिशा से बहती रहती है, तो उसी हवा के साथ ये उड़ के दूर कहीं पे जाके गिरते हैं और इस तरीके से वो अलग से जमा हो जाते हैं और हम व्हीट को, हस्क को, यानी कि शेफ को एक दूसरे से अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर पाते हैं। तो विनोइंग के इस मेथड को समझने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है। आपको एक मिक्सचर बनाना है ड्राई सैंड एंड सॉ डस्ट का। अगर आपके पास सॉ डस्ट नहीं है तो आप ड्राई लीव्स को पाउडर करके भी सैंड के साथ मिक्स करके इन दोनों चीजों का मिक्सचर बनाना है। और फिर एक्टिविटी ये है कि मिक्सचर के इन दोनों कंपोनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करना है। स्प्रेड आउट द मिक्सचर इन अ न्यूज़पेपर एंड सी वेरी केयरफुली। क्या आप अलग अलग कंपोनेंट्स को अच्छे से देख पा रहे हैं? आर द साइजेस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स सिमिलर? क्या हम इसको हैंड पिकिंग से सेपरेट कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट सेपरेट इट। ड्राई लीफ के पाउडर भी एकदम सैंड के जैसे ही पार्टिकल साइज वाले होते हैं और सॉ डस्ट भी एकदम सैंड के जैसा पार्टिकल साइज होता है। दोनों का साइज सेम ही है, हम हैंड पिकिंग से सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन जो सैंड है वो हैवी है, भारी है, जबकि जो सॉ डस्ट है या फिर ड्राई लीव्स का पाउडर है वो बहुत ही हल्का है, लाइट है। So we can separate these two with the help of winnowing. What we can do? We can stand on the ground on a raised platform. इस मिक्सचर को थोड़ा ऊपर पकड़ के शोल्डर हाइट से हम थोड़ा टिल्ट करके थोड़ा थोड़ा करके गिराने की कोशिश करेंगे। What will happen? क्या सैंड और सॉ डस्ट सेम प्लेस पे ही गिरेंगे? नो, इट विल नॉट फॉल ऑन द सेम प्लेस। सैंड क्योंकि हैवी है वो बिल्कुल नीचे की तरफ गिरेगा, जबकि द कंपोनेंट विच विल बी ब्लोन अवे वो है सॉ डस्ट या फिर ड्राई लीफ का पाउडर, वो हल्का है तो हवा के साथ वो उड़ के दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा और दूर कहीं पे जाके गिरेगा और इस तरीके से हम सैंड और सॉ डस्ट के पाउडर को सेपरेट कर पाएंगे। तो विनोइंग के इस मेथड को मोस्टली फार्मर्स यूज करते हैं लाइटर हस्क पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए उनके हेवी सीड ग्रेन्स से। और उसके बाद ये सूखी घास, स्टॉक, हस्क रहता है, ये गाय भैंसों को एज अ फूड दिया जाता है। देन आवर फोर्थ मेथड ऑफ सेपरेशन इज द मेथड ऑफ सीविंग। सीविंग शब्द जो है ये सीव से आया है, SIEVE, सीव। तो इस तरीके की छलनी हम सबके घर में होती है जिससे हम कई बार बहुत सारी चीज़ों को छानते हैं। दैट मीन्स हम छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स को बड़े बड़े फाइन पार्टिकल्स से अलग करते हैं। इस टाइप की छलनी में बहुत ही छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं, यानी कि छेद, और उन छेद में से जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो अटक जाते हैं और नीचे जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं एकदम पाउडरी थिंग वो सब निकल के बाहर आ जाते हैं और इस तरीके से हमारे दो कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं। और इसी सीव से आया है ये शब्द सीविंग। तो हमारे घर में जब भी आटे से बनी हुई कोई भी डिश बनती है, to remove the impurities and to remove the bran from the flour, we sieve it. What is bran? Bran is just an outer covering. जैसे ये गेहूं का एक दाना है,
अब हर एक दाने में एक छिलका मौजूद होता है। सो ब्रैन इज जस्ट लाइक द छिलका ऑफ द सीड। आटा जैसे पाउडर महीन पिस जाता है, वैसे ब्रान नहीं पिसता। वैसे तो हमारे बॉडी में फाइबर की बहुत जरूरत होती है, सो ब्रैन इज गुड फॉर आवर हेल्थ, ये हमें फाइबर देता है। लेकिन बहुत सारे डिशेस में हम एकदम महीन आटा प्रेफर करते हैं, इसीलिए हम छान लेते हैं। So that is why we use a sieve and pour the flour into it, and sieve allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve, जबकि while the bigger impurities remain on the sieve. कई बार आटा पीसने के जो मिल होते हैं वहाँ पे आटा पीसने के पहले बहुत सारे इम्प्यूरिटीज को इसी तरीके से निकाला जाता है, जैसे हस्क मौजूद होता है, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं। सो बिफोर ग्राइंडिंग बाय द हेल्प ऑफ सीविंग दीज इम्प्यूरिटीज आर रिमूव्ड। तो सीविंग मेथड का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमारे मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स के साइज होंगे वो अलग अलग होंगे। सीविंग इज यूज्ड व्हेन टू कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉलिड मिक्सचर हैव डिफरेंट पार्टिकल साइजेस, जिससे कि नीचे एक टाइप के पार्टिकल्स जमा हो जाए और सीव के अंदर एक टाइप के पार्टिकल्स जमा हो जाए। सीविंग अलाउज द फाइन पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव while the bigger particles remain on the sieve. इस तरीके का सीविंग आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स में भी जरूर देखा होगा। This type of sieving is used to separate the pebbles and stones from the sand. Sand का इस्तेमाल हम सीमेंट में मिक्स करके उसके बाद ब्रिक्स के ऊपर लगाने के लिए करते हैं। तो ये सैंड एकदम फाइन होना चाहिए, एकदम महीन होना चाहिए। इस पे ये बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, स्टोन्स, इम्प्यूरिटीज थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके बहुत बड़े बड़े सीव लेते हैं, उस पे सैंड का मिक्सचर डालते हैं और इस सीव को हिला हिला के जो फाइन सैंड होता है वो यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाता है, एंड देन दिस सैंड इज बीइंग यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन। Next, there is an activity for you, activity 4. You have to bring a sieve and small quantity of flour from your home to the class. Then you have to make a mixture of this flour and fine chalk powder. Can we separate the flour and the powdered chalk by sieving? क्या हम सीविंग मेथड का यूज करके चॉक पाउडर और आटे को अलग कर सकते हैं? No, we cannot. क्योंकि जब हम चॉक को पाउडर कर लेंगे, उस पाउडर का पार्टिकल का साइज और आटे के पार्टिकल का साइज एकदम सेम होगा। सो व्हेन द पार्टिकल साइज इज सेम, वी कैन नॉट यूज सीविंग। Sieving is used when the components of a mixture have different sizes. Next, we will study separation method number 5, sedimentation. Observe the spelling here, S-E-D-I, sedi, M-E-N, men, T-A-T-I-O-N, shun. Sedimentation. Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture just by winnowing and hand picking. For example, हम जो चावल खाते हैं उसमें भले ही कोई भी हस्क मौजूद ना हो या फिर स्टोन मौजूद ना हो, लेकिन धूल मिट्टी जरूर मौजूद रहती है। डस्ट एंड सॉइल पार्टिकल्स मस्ट बी देयर इन राइस एंड पल्सेस। तो चावल और दाल को पकाने से पहले हम उसे पानी में धोते हैं और इसी तरीके से ये इम्प्यूरिटीज हमारे खाने से सेपरेट हो जाते हैं कुकिंग से पहले। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। पानी में डाल के उन्हें अच्छे से रगड़ के पहले वॉश किया जाता है और फिर कुछ टाइम के लिए उस कटोरी को ऐसे ही रख दिया जाता है, जिससे कि चावल नीचे की तरफ सेटल हो जाए और चावल में मौजूद जो इम्प्यूरिटीज थे जैसे डस्ट पार्टिकल, सॉइल, ये सब चीजें पानी में घुल जाती हैं, पानी में मिक्स हो जाती है और सेपरेट हो जाती है। एंड देन what will sink to the bottom of the vessel, rice or dust? Rice will settle at the bottom of the vessel. Why? Because rice is heavy. बर्तन में जो भी चीज़ heavy होगा वही तो नीचे की तरफ आएगा और जो हल्का होगा, लाइट होगा, वो ऊपर ही रहेगा। और हमारे केस में ये जो डस्ट पार्टिकल है वो लाइट है, इसीलिए ये पानी में मिक्स होके ऊपर ही तैरेगा। The dirt goes into water and the rice settles at the bottom. और इसी सेडिमेंट शब्द से आया है सेडिमेंटेशन का मेथड। सेडिमेंट का मतलब भारी चीज़ों का नीचे के लेवल में बैठ जाना। सेडिमेंट्स मतलब लेयर में नीचे की तरफ सेटल हो जाना। Settling down of a heavier component in water is called sedimentation. So let us define sedimentation, the process in which the heavy solid particles of a mixture settles down at the bottom of a liquid is called sedimentation process.
Now we have separated our rice and the dirty water. Now how will we remove this dirty water? हम इस dirty water को slowly बाहर आराम से फेंक देंगे और इसी प्रोसेस को कहा जाता है decantation. D-E-D-C-A-N can T-A-T-I-O-N शन. Decantation is the process of transfer of the liquid from one vessel to the other vessel without disturbing the settled यानी कि sedimented particles. अगर हम बहुत ज़ोर से इस पानी को गिराएंगे तो क्या होगा, यहाँ का चावल भी लुढ़क के नीचे की तरफ गिर जाएगा और हमारा सेपरेशन बिगड़ जाएगा, फिर से यहाँ पे आके मिक्स हो जाएगा. इसीलिए when we do the decantation we should do it very slowly, then only the dirty water will be separated from our rice. सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन का मेथड हम कब यूज करेंगे? इट इज यूज्ड टू सेपरेट द इनसॉल्यूबल हैवी सॉलिड फ्रॉम एनी लिक्विड या फिर एनी टू इमिसिबल लिक्विड्स. इमिसिबल लिक्विड मतलब ऐसे दो लिक्विड्स जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर. नाउ दीज टू आर इमिसिबल, दे डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर, दे फॉर्म अ लेयर इन द ग्लास. So how we can separate this? A mixture of oil and water can be separated by the method of decantation. अगर इस ग्लास को slowly हम टिल्ट करेंगे तो ऊपर का जो ऑयल का लेयर होगा उसे हम एक और बर्तन में कलेक्ट कर लेंगे और इस तरीके से ऑयल अलग हो जाएगा. Let us find a few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. Like the mixture of soil and water. अगर पानी में आप सॉइल को मिक्स करेंगे तो सॉइल पूरी तरीके से तो मिक्स नहीं होगा, हमें अलग से उसके कंपोनेंट्स नजर आएंगे. सो इफ यू कीप दिस अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, स्लोली द सॉइल विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. और उसके बाद जब ये सॉइल सेटल हो जाएगा नीचे, तब हम इस ऊपर के पानी को स्लोली डिकेंट करके निकाल सकते हैं. वी कैन सेपरेट. डिकेंटेशन करने का एक और मेथड है सेपरेटिंग फनल्स का यूज करके, विच यू कैन सी हियर. तो इस बीकर में एक तो है ये लिक्विड येलो पोर्शन जिसे हम डिकेंट करके बाहर निकाल रहे हैं इस एक मेथड से. दूसरा मेथड है टू यूज द सेपरेटिंग फनल. दिस इज मेड अप ऑफ ग्लास, एक फनल शेप का होता है और जो मिक्सचर को हम सेपरेट कर रहे हैं वो इसमें डाला जाता है. द मिक्सचर सेपरेट्स इनटू टू डिफरेंट लेयर्स. और नीचे जो फनल टाइप का शेप होता है, इसको जैसे ही आप इसका प्लग निकाल देंगे तो ये जो ब्लू कलर का लिक्विड है ये स्लोली करके बाहर आ जाएगा, जब तक ये येलो वाला पोर्शन यहाँ तक ना आ जाए और फिर हम इसे स्टॉप कर देते हैं. सो लाइक दिस वी सेपरेट द वन लिक्विड फ्रॉम द सेकेंड लिक्विड. कई बार सेडिमेंटेशन के बाद भी जो पानी हम डिकेंट करके बाहर निकाल रहे हैं वो पानी एकदम हमारे ओरिजिनल साफ क्लियर वाटर की तरह क्लियर नहीं होता. तो उस टाइम हम क्या करते हैं? समटाइम्स आफ्टर सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन ऑल्सो द वाटर डज नॉट बिकम एग्जैक्टली क्रिस्टल क्लियर. सो व्हाट वी डू? उस टाइम हम एलम नाम का एक केमिकल कंपाउंड यूज करते हैं जो हमारे पानी को प्यूरिफाई करने का काम करता है. इसके बारे में आपने अपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा. एलम को हिंदी में फिटकिरी कहा जाता है. एंड दिस टाइप ऑफ एलम कैन बी यूज्ड टू क्लियर दिस टाइप ऑफ unclear muddy water. For this process, the piece of alum is tied with a thread and dipped in water and moved in circular direction. एलम के इस टुकड़े को एक थ्रेड से बांधा जाता है, मड्डी वाटर में डाला जाता है और फिर स्लोली इसे थोड़ा सर्कुलर मोशन में घुमाया जाता है. एलम क्योंकि पानी में थोड़ा मिक्स होने लगता है और मिक्स होते इस पानी में जो डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं जो हमें उतने साफ नजर नहीं आ रहे हैं, तो एलम के पार्टिकल्स इन डस्ट पार्टिकल्स पे जाके चिपक जाते हैं एंड द डस्ट पार्टिकल्स बिकम हैवी. इसे हम कहते हैं डस्ट पार्टिकल्स का लोडिंग हो जाना. द डस्ट पार्टिकल्स गेट्स लोडेड विथ एलम एंड दे बिकम हैवी. और हैवी हो जाएंगे तो क्या होगा? वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे. दे सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर. और जब बचे हुए डस्ट पार्टिकल्स भी सेटल डाउन हो जाएंगे, हम ऊपर के पानी को डिकेंट कर लेंगे. Then the clear water can be decanted into another beaker. So all this process is called loading. गांव में रहने वाले बहुत से लोग इस मेथड का यूज करते हैं क्योंकि सबके घरों में तो वाटर फिल्टर नहीं होता. वो टैप वाटर, कुएं से लाए हुए पानी को फिटकिरी डाल के इस तरीके से साफ करके यूज करते हैं. It is the process of faster sedimentation by suspending alum
to a liquid solution. Now let us again consider a mixture of a solid and a liquid. हम जब चाय बनाते हैं after preparing a tea, what do you do to remove the tea leaves? Usually हम एक strainer का यूज करते हैं. strainer मतलब एक चाय की छलनी जिससे हम चाय पत्ती को अलग करते हैं. Let us try decantation. हम चाय के पतीले को कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रखने देते हैं जिससे कि जो टी लीव्स होता है वो सेटल डाउन हो जाए, क्योंकि चाय पत्ता हैवी होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है. उसके बाद हम चाय को डिकेंट करने की कोशिश करते हैं. इट हेल्प्स अ लिटिल बट वी विल स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन आवर टी. क्या हम अब इस चाय को पी सकते हैं? हम नहीं पी सकते क्योंकि हमारे कप में अभी भी थोड़ा सा चाय पत्ती आ गया है. नाउ पोर द टी थ्रू अ स्ट्रेनर. डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर? Yes, all the tea leaves remained in the strainer. Decantation का यूज करके हम लिक्विड चाय को चाय पत्ती से अलग नहीं कर सकते, लेकिन जब हमने छलनी का यूज किया तब सभी के सभी चाय पत्ते अलग हो गए. This process is called as filtration. जब हम एक लिक्विड को एक अनसोल्यूबल सॉलिड से अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, that process is called as filtration. Observe the spelling FIL, fill, TRA, tray, TION, shun. Which method of the separating tea leaves from the prepared tea is better? Decantation or filtration? Filtration is better. It is the process to separate insoluble solid components from a liquid by passing the mixture through a strainer or a filter paper. हम जब लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उस टाइम हम एक फिल्टर पेपर यूज करते हैं. हमारे स्ट्रेनर में, चाय की छलनी में जो छेद होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तब हमें बहुत ही फाइन महीन पाउडर को किसी भी लिक्विड से अलग करना होता है. उस टाइम हम फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं. फिल्टर पेपर हैज़ वेरी फाइन पोर्स, मतलब इतने छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते. फिल्टर पेपर यूजुअली हमारे लैब में सर्कल शेप का होता है. हमें इसे पहले हाफ फोल्ड करना होता है, देन क्वार्टर फोल्ड करना होता है, एंड देन फोल्ड को बीच में से ओपन करके एक कोन जैसा शेप बनाना होता है. इसी कोन को हम फनल के अंदर डालते हैं. फनल को एक ग्लास बीकर में अटैच करते हैं, एंड देन वी पोर आवर लिक्विड अलोंग विद द इनसॉल्युबल सॉलिड हियर इन दिस फिल्टर पेपर. जो इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट होता है वो फिल्टर पेपर में जमा हो जाता है, जिसे हम साइंस में RESIDUE रेसिड्यू बोलते हैं. और जो लिक्विड नीचे बीकर में जमा हुआ उसे हम फिल्ट्रेट बोलते हैं. FILTRATE फिल्ट्रेट. So like this we separate a mixture of a solid residue and a liquid filtrate. Residue filter paper में जमा हो जाता है और filtrate नीचे बीकर में जमा हो जाता है, और इस तरीके से दो कंपोनेंट्स हम सेपरेट कर लेते हैं. इसी के ऊपर हमारा एक्टिविटी 5 है. हमको थोड़ा मडी वाटर कलेक्ट करना है किसी भी पॉन्ड या फिर नदी से, और अगर नदी अवेलेबल ना हो तो थोड़े से सॉइल को आप वाटर में मिक्स कर लीजिए इन अ ग्लास. देन फर्स्ट वी हैव टू डू सेडिमेंटेशन. लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर एंड ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली. सम सॉइल विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द वाटर. व्हाई? Because the soil particles are heavy, they will settle down, and this process is called sedimentation. Now slightly tilt the glass. ग्लास को धीरे धीरे करके टेढ़ा कीजिए without disturbing the water. बिना नीचे के soil को disturb किए. And then pour the water from the top into another glass. This process is called decantation. Sometimes the second glass still will have muddy or brown water. अब आप उस चाय के स्ट्रेनर को यूज करके देखिए जिसके सहारे आपने चाय पत्ती को चाय से अलग किया. डज इट वर्क? इट विल नॉट वर्क, क्योंकि स्ट्रेनर के जो पोर्स हैं, जो छेद हैं, वो बहुत बड़े बड़े हैं. नाउ लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर through a piece of cloth. So in a piece of cloth also small holes or pores are present. हम जब threads को weaving करते हैं इस तरीके से तो बीच बीच में जो holes रह जाते हैं, यही hole एक फिल्टर का काम करते हैं, जिसमें बड़े बड़े इम्प्यूरिटीज जैसे पत्थर के टुकड़े, कोई बड़ा सा डर्ट पोर्शन तो फिल्टर हो जाता है, लेकिन जो फाइन मड पार्टिकल्स रहते हैं वो फिल्टर नहीं हो पाता. सो ड्यूरिंग दैट टाइम वी कैन यूज द फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर हैज वेरी फाइन पोर्स, एंड इफ यू फिल्टर द मडी वाटर थ्रू द फिल्टर पेपर, इसमें से जो निकल के पानी आता है वो बहुत ही क्लियर वाटर हमें मिलता है. हम इसे फिल्टर पेपर को यूज करके चॉक पाउडर को सेपरेट कर सकते हैं
वाटर से चॉक पाउडर जो कि इनसॉल्यूबल सॉलिड है वो इस तरीके से फिल्टर पेपर पे एज अ रेसिड्यू जमा हो जाता है और वाटर हमें एज अ फिल्ट्रेट सेपरेट करके मिल जाता है। हम अगर घर में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का जूस बना के पीते हैं तो उसे भी पीने के पहले फिल्टर करके पीते हैं ताकि जो सीड वगैरह हैं, पल्प सॉलिड वगैरह हैं, वो हमारे जूस को डिस्टर्ब ना करे। सो दैट इज ऑल्सो द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन वी आर यूजिंग इन आवर डे टू डे लाइफ। हम अगर घर में पनीर बना रहे हैं, दैट टाइम ऑल्सो वी यूज फिल्ट्रेशन। यू माइट हैव सीन हाउ द पनीर इज फॉर्म्ड। फर्स्ट वी हैव टू बॉयल द मिल्क एंड देन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस या फिर विनेगर हम इसे उबलते हुए दूध में डालते हैं एंड देन आफ्टर सम टाइम व्हेन यू मिक्स द मिल्क अलोंग विद दिस एसिडिक सोल्यूशन लाइक द विनेगर और लेमन जूस, मिल्क में जो मौजूद प्रोटीन होता है यही प्रोटीन जमा होके पनीर बन जाता है और बाकी जो पानी बचता है वो हमें नहीं चाहिए, ये हमें सेपरेट करना है। सो व्हाट वी डू, वी टेक अ फाइन कॉटन क्लॉथ, मसलिन क्लॉथ, इसमें हम इस मिक्सचर को डालते हैं। इस कपड़े को अपने हाथों से पकड़ के अच्छे से निचोड़ लेते हैं जिससे कि हमारा पनीर कपड़े में आ जाता है और पानी नीचे सेपरेट हो जाता है। तो इस तरीके से पनीर एंड लिक्विड का जो ये मिक्सचर बना था, इस मिक्सचर को हमने एक कॉटन क्लॉथ से अलग कर लिया। द पनीर इज फिल्टर्ड आउट through a fine cloth and this process is called the filtration process. The next two very important methods, evaporation and condensation. Evaporation शब्द हमारे लिए नया नहीं है, हमने वाटर साइकिल में evaporation वर्ड को पढ़ा है। जब पानी सूरज की गर्मी से गर्मी लेता है तब उस गर्मी की वजह से थोड़ा थोड़ा पानी सूखने लगता है। That means the liquid water changes into gaseous water vapor. This process is called evaporation and we will define it as the process in which water changes from liquid state to the gaseous or vapor state is called evaporation. वेपर स्टेट और गैसियस स्टेट एक ही चीज है, इनके दो अलग अलग नाम हैं। इवेपोरेशन का ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होता रहता है जहां पे भी पानी मौजूद हो, वाटर प्रेजेंट हो। और इवेपोरेशन के इसी मेथड से हम समुंदर में से सॉल्ट को सेपरेट कर पाते हैं। समुंदर के पानी में, सी वाटर में बहुत सारे टाइप्स के सॉल्ट मौजूद होते हैं एंड वन ऑफ दीज टाइप ऑफ सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट जो हम हमारे खाने में यूज करते हैं। समुंदर के पानी को समुंदर के ही किनारे बीच पे ऐसे शैलो पिट्स में सुखाने के लिए रख दिया जाता है। शैलो मतलब जो ज्यादा गहरा नहीं हो, जो ज्यादा स्प्रेड आउट हो सके, ऐसे लंबे लंबे पोर्शंस में समुंदर का पानी इकट्ठा करके रख दिया जाता है। और उससे क्या होता है, जो समुंदर का पानी सूरज की गर्मी के वजह से इवेपोरेट होने लगता है स्लोली स्लोली बाय द हीट ऑफ द सनलाइट। वाटर ऑफ द सी इवेपोरेट स्लोली स्लोली इन अ फ्यू डेज। और सूखता सिर्फ पानी ही है, सिर्फ वाटर ही इवेपोरेट होता है। लेकिन इसी समुद्र के पानी में जो सॉल्ट मौजूद होता है वो सॉल्ट तो इवेपोरेट नहीं होगा, तो ये सॉल्ट कहाँ रह जाएगा? द सॉल्ट विल बी लेफ्ट बिहाइंड एज द सॉलिड सॉल्ट। अब इसी सॉल्ट में बहुत सारे सैंड भी मौजूद होते हैं, तो आगे चल के यही सॉल्ट को फर्दर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से साफ किया जाता है, फिर पैकेट्स में डाल के दुकान में हमारे पास अवेलेबल किया जाता है। और इसी मेथड का यूज हम बहुत सारे सेपरेशन टेक्निक्स में लगाते हैं। इसके लिए आपके पास एक एक्टिविटी 6 है। यू हैव टू टेक 2 spoons of salt and mix it in water in a beaker, like how it is shown in your textbook here. Salt is completely soluble in water. जब आप पानी में सॉल्ट को मिक्स करोगे ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा और पानी लगभग क्लियर हो जाएगा। कैन यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द वाटर? नो, वी कैन नॉट सी एनी कलर चेंज, क्योंकि पानी कलरलेस होता है और सॉल्ट मिक्स करने के बाद थोड़ा बहुत क्लाउडी बन जाता है लेकिन कलर चेंज नहीं होता। Can you see any salt in the beaker? No, we cannot see because salt is completely dissolved in water. Now this thing salt plus water जो हमने बनाया ये पानी, हम साइंस में इस चीज़ को solution बोलते हैं। A solution is formed when one solid substance is dissolved in a liquid substance. जो solid substance हम dissolve करते हैं उसे हम solute बोलते हैं, SOLUTE solute।
और जो लिक्विड चीज़ में हमने इस सॉलिड को डिसॉल्व किया उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, SOL सॉल, VENT वेंट, सॉल्वेंट। और सोल्यूट और सॉल्वेंट के इसी मिक्सचर को सॉल्यूशन कहा जाता है। तो हम हमारे एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं, इसी सॉल्यूशन को हम हीट कर रहे हैं। हमारे लैब में इस तरीके का बर्नर मौजूद होता है जिसके सहारे हम इस पानी को हीट करेंगे, गर्म करेंगे। ये पानी पूरा बॉइलिंग करना स्टार्ट हो जाएगा, द वाटर विल स्टार्ट टू बॉयल, और धीरे धीरे करके पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे कि हमने पढ़ा, इवेपोरेशन सिर्फ वाटर का ही होता है, पानी में मौजूद जो सॉल्ट है वो इवेपोरेट नहीं होता। तो इस बीकर में क्या रह जाएगा, बीकर में सॉल्ट बच जाएगा जो दिखने में कुछ ऐसा लगेगा। What is left behind in the beaker when all the water will be evaporated? Salt will be left in the beaker, something like this. तो इस एक्टिविटी में हमने evaporation separation process को यूज किया to separate the mixture of the solution of water and salt. So till now we have studied 7 separation process. लेकिन कई बार कुछ मिक्सर्स को सेपरेट करने के लिए सिर्फ वन मेथड काफ़ी नहीं होता, वी हैव टू यूज मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन टू सेपरेट सर्टेन मिक्सचर्स। तो उसी तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं अलॉन्ग विथ आवर एक्टिविटी। सो वी विल यूज मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। सपोज आपके पास सैंड और नमक का एक मिक्सचर दिया हुआ है। अब सैंड के पार्टिकल्स एकदम पाउडर पाउडर होते हैं, सॉल्ट भी एकदम पाउडर 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 होता है। तो इनको अगर मिक्स करके रखा जाता है तो कैसे सेपरेट करेंगे इनको? सो सेपरेशन मेथड को डिसाइड करने का पहला स्टेप ये है कि आप ये सोचिए जो चीज़ हम सेपरेट करने हैं उसका प्रॉपर्टी क्या है। इन दोनों को देख के हमें यही दिमाग में आ जाना चाहिए कि सैंड जो है वो पानी में इनसोल्यूबल है, ये पानी में मिक्स नहीं होता, जबकि सॉल्ट जो है वो सोल्यूबल है, वो पानी में मिक्स हो जाता है। हमारे पहले स्टेप में हम सॉल्ट और सैंड के इस मिक्सचर को पानी के साथ घोलेंगे। वी विल मिक्स द मिक्सचर, दैट इज द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट विथ वाटर। वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा और सैंड क्योंकि इनसॉल्यूबल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, बिल्कुल इस वाले फोटो की तरह। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन प्रोसेस। सैंड तो नीचे सेटल हो गया, ऊपर के लेयर के पानी में सॉल्ट और वाटर है, तो इसे हम डिकेंटेशन की मेथड से अलग कर सकते हैं ना। वी विल डू स्टेप 2, वी विल सेपरेट द सॉल्टी वाटर फ्रॉम सैंड बाय डिकेंटेशन मेथड। या फिर हम लास्ट के थोड़े से पोर्शन को जो पूरी तरीके से डिकेंट नहीं हो पाता उसे हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से फिल्टर पेपर यूज करके पूरी तरीके से अलग ले सकते हैं। फिल्टर पेपर में सैंड जमा हो जाएगा और इस सैंड को हम फिर सुखा के पूरे सैंड को रिकवर कर सकते हैं और फिर हमारे पास बच जाएगा डिकेंट किया हुआ सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन, जिसको हम इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन की मदद से सॉल्ट एंड वाटर को सेपरेट कर पाएंगे। स्टेप 3 में वी विल यूज द मेथड ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर बाय हीटिंग दिस सॉल्टी वाटर। हीट करने से पानी पूरा इवेपोरेट हो जाएगा और हमें नीचे सॉल्ट मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए हमें वाटर को भी रिकवर करना है, हमें वाटर भी चाहिए। अगर हम इवेपोरेट होने देंगे पानी को, वो पानी तो पूरा हवा में उड़ जाएगा। लेकिन अगर हमें पानी को उड़ाना नहीं है, वी वांट द वाटर बैक, तो हम उस वाटर को वापस अपने पास कैसे पाएंगे? दिस विल बी डन बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन भी हमने वाटर साइकिल में पढ़ा है। वाटर साइकिल में जो पानी इवेपोरेट हो रहा था वो ऊपर जाते 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 जैसे ठंडा होता गया, ठंडा होते ही वो वापस लिक्विड वाटर में बदल गया। So the process of conversion of water vapor into its liquid form when the water vapor cools down, that time this process is called condensation। और हमारे इस एक्टिविटी में भी हम जिस बीकर में या फिर केटली में सॉल्ट एंड वाटर के इस सॉल्यूशन को हीट कर रहे थे, हीट करने के साथ साथ जब वाटर इवेपोरेट हो रहा था, मतलब कि वाटर स्टीम बन रहा था, गैस बन रहा था, इसी गैस को अगर हम किसी कूल सरफेस के ऊपर टकराने देंगे तो क्या होगा? यही गैस, हियर इन दिस पिक्चर सम आइस इज केप्ट ऑन दिस प्लेट, जिससे कि ये प्लेट पूरा ठंडा हो गया। और जब हॉट हॉट स्टीम ने इस प्लेट को टच किया, वैसे ही ये स्टीम कंडेंसेशन की वजह से
पानी में बदल गया, कंडेंस हो गया और फिर पानी में बदल के यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप इस बीकर में जमा हो गया और इसी तरीके से हम प्योर वाटर को अपने पास जमा कर पाए। When the steam was coming in contact with the metal plate which was cooled with ice, the water condenses and forms liquid water. The water drops that you will observe falling from the plate were due to condensation of the steam, and this process of conversion of water vapor into liquid water form is called condensation. Did you ever see water drops condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing hot milk? हॉट मिल्क या फिर गरम चाय मान लीजिए आपने एक पतीले में रखा और उसके ऊपर एक प्लेट से ढक दिया। कुछ टाइम के बाद अगर आप प्लेट को उठाएंगे तो देखेंगे प्लेट के नीचे छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स कंडेंस हो गए हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन ऑफ द वाटर। जो ये गरम हॉट चाय या फिर हॉट मिल्क से वाटर कंटेंट इवेपोरेट होकर ऊपर की तरफ आ रहा है। ये तो नीचे गर्म है लेकिन ऊपर आते आते यहाँ पे कोल्ड सरफेस बन जाता है और जैसे ही ये गर्म भाप ऊपर कोल्ड सरफेस पे टकराता है दोबारा लिक्विड फॉर्म यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। द सेम थिंग यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन अ कोल्ड ड्रिंक बॉटल या फिर एक ठंडे पानी के ग्लास को अगर आप टेबल के ऊपर रख देंगे कुछ टाइम के बाद बाहर से ही ग्लास गीला होने लगता है, उस पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो जाते हैं। ये कहाँ से होता है? बिकॉज यहाँ पे बाहर एयर में मौजूद जो वाटर वेपर है वो तो रूम टेम्परेचर पे है, जबकि आपने ग्लास के अंदर एकदम आइस कोल्ड वाटर लिया हुआ है, वो एकदम ठंडा है। तो बाहर एयर में मौजूद ये जो वाटर वेपर है ये जब ठंडे ठंडे आइस के ग्लास को टच करता है तो गर्म चीज अचानक से ठंडी हो जाती है बाहर से ही। तो ठंडे होने जाने पे ये जो वाटर वेपर है ये कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता है। सो हमारे एक्टिविटी में आफ्टर ऑल द वाटर was evaporated, what was left behind in the kettle? Salt was left behind in the kettle. We have separated salt and sand and water also using the process of decantation, filtration process, evaporation process and condensation process. So now you have understood what is evaporation and what is condensation. अगर हम evaporation and condensation इन दोनों methods को combine कर देते हैं किसी भी liquid को, स्पेशली पानी को, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, वाटर को वापस पाने के लिए, तो उस मेथड को हम कहेंगे डिस्टिलेशन। DIS डिस, TIL टिल, LA ले, TION शन, डिस्टिलेशन। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग अ लिक्विड, प्यूरिफाइंग मतलब एकदम प्योर बनाना, बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। हीटिंग के प्रोसेस को हम इवेपोरेशन भी कहते हैं, कूलिंग के प्रोसेस को हम कंडेंसेशन भी बोलते हैं। और ये लैब में बड़े बड़े फैक्ट्रीज में कुछ इस तरीके के प्रोसेस से किया जाता है। इन दिस प्रोसेस द वाटर इज हीटेड हियर, इस वाटर में बहुत सारे सॉल्ट डिजॉल्व हो सकते हैं। जब पानी को हीट करेंगे तब इवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इवेपोरेशन से पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट होके ऊपर की तरफ जाने लगेगा। इट विल फ्लो आउटसाइड लाइक दिस और यहाँ पे आते आते इस ट्यूब में जाके ये पानी कंडेंस होने लगेगा because the water vapor will be cooled in this place here और cool होने के बाद कंडेंस होके यही वाटर वेपर लिक्विड वाटर में बदल के यहाँ पे बीकर में जमा हो जाएगा एंड लाइक दिस वी विल कलेक्ट प्योर डिस्टिल्ड वाटर हियर। आपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा मिलते हैं। तो पेट्रोलियम को भी इसी टाइप के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही प्योर किया जाता है और ये सभी कंपोनेंट्स को पाया जाता है। One more method is the method of crystallization. CRYS, Cris, TAL, TAL, LISATION, क्रिस्टलाइजेशन। इस मेथड से हम किसी भी चीज का, किसी भी सब्सटेंस का इम्प्योरिटीज निकाल के एकदम प्योर सब्सटेंस को पा सकते हैं। द प्रोसेस इन विच प्योर क्रिस्टल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल
इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। सपोज आपके सॉल्ट में ही बहुत सारे धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर इत्यादि मौजूद हैं, तो हम कैसे सॉल्ट का क्रिस्टलाइजेशन करते हैं? ठीक इसी प्रोसेस से हम सॉल्ट को वाटर के साथ मिक्स कर लेते हैं। पानी में सिर्फ सॉल्ट ही डिसॉल्व हो जाएगा, जबकि जो इम्प्यूरिटीज होंगे वो सब अनडिसॉल्व रह जाएंगे, नीचे सेटल हो जाएंगे, जिसे हम फिल्टर करके बाहर फेंक सकते हैं। और फिर सॉल्टी वाटर को जब हम इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन कर लेंगे तब हमें प्योर सॉल्ट के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। अब इस एक्टिविटी नंबर 7 को करते हुए पहिले को एक प्रॉब्लम हुई। शी फेस्ड अ प्रॉब्लम व्हाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्स्ड विथ सैंड। रिकवरिंग मतलब सॉल्ट को वापस पाने के लिए उसे बहुत प्रॉब्लम फेस हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शी हैज़ मिक्स्ड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। थोड़े से ही सैंड में बहुत सारा नमक उसने मिला दिया, और फिर जब उसने इस मिक्सचर को पानी के साथ मिक्स किया तब उसने पानी भी थोड़ा सा ही लिया। और फिर जब उसने इस एक्टिविटी 7 को किया, शी फाउंड दैट शी कुड रिकवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सॉल्ट। नाउ व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग? क्या गलत किया होगा उसने? हमने यूजुअली 1 या 2 चम्मच सॉल्ट ही पानी में अब तक मिक्स किया है, लेकिन क्या हम पूरा पैकेट भर के ये नमक पानी में मिक्स कर सकते हैं? कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? पानी में हम जितना भी चीज़ें डालते जाएंगे, क्या पानी अनलिमिटेड सब चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व करता ही रहेगा? क्या उसका कोई लिमिट नहीं है? इन आवर चैप्टर 4 हमने ये देखा था कि बहुत सारी चीज़ें जो पानी में डिसॉल्व हो जाती है और डिसॉल्व होने के बाद वो एक सोल्यूशन बनाती है। इट विल बी कॉल्ड अ सोल्यूशन व्हेन एनी सॉलिड सब्सटेंस कंप्लीटली डिसॉल्व्स इन वाटर, और डिसॉल्व होने के बाद वो डिसअपियर हो जाती है, तब जाके वो चीज़ सोल्यूशन कहलाता है। बट वॉट विल हैपन इफ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ द सब्सटेंस इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर? तो इसे समझने के लिए हमारे पास एक्टिविटी 8 है, जिसे मैं आपको एक छोटे से वीडियो के साथ समझाऊंगी। यू विल नीड अ स्मॉल बीकर। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ग्लास लिया है। ग्लास में मैंने हाफ अ कप ऑफ वाटर डाला है, और फिर 1 स्पून फुल मैं सॉल्ट डाल रही हूँ इसमें और मिक्स कर रही हूँ। Here I have taken 1 teaspoon of salt। अब स्पून भी बहुत सारे अलग अलग साइजेस के होते हैं, तो टीस्पून का मतलब जो छोटा वाला चाय की पत्ती वाला चम्मच होता है, उस चम्मच से मैंने 1 चम्मच सॉल्ट उठाया और इस पानी में मैंने बहुत अच्छे से मिक्स किया until the salt dissolves completely, जब तक कि सॉल्ट पूरी तरीके से डिसॉल्व होके डिसअपियर नहीं हो जाता। दोबारा अगेन आई हैव टेकन 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड अगेन आई विल स्टर वेल, जब तक कि ये पूरा कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो जाता। अगेन आई विल टेक 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड डिसॉल्व कंप्लीटली, और तब तक डिसॉल्व करती रहूंगी जब तक कि मुझे थोड़ा सा सॉल्ट अनडिसॉल्व होके नीचे सेटल डाउन करता हुआ नजर नहीं आ जाता। एक टाइम ऐसा आएगा जब और ज़्यादा नमक डिसॉल्व नहीं होगा। आप कितना भी 5 मिनट्स तक भी उसको स्टर करते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे, तो भी ये नमक डिसॉल्व नहीं होगा और वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। जैसे मेरे ग्लास में अभी दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा नमक डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ये बाकी बच रहा है। So what does this mean? ये salt dissolve क्यों नहीं हो रहा है? This means that no more salt can be dissolved in this fixed amount of water which we have taken। और इस सोल्यूशन को, जो अभी ये सोल्यूशन बना है मेरे ग्लास में, इस सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन बोला जाता है। तो एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या है? ये है मेरा ग्लास बीकर जिसमें मैंने वाटर लिया था और उसमें मैंने सॉल्ट मिक्स करना स्टार्ट किया। जो भी सॉलिड चीज़ हम मिक्स करते हैं किसी भी लिक्विड में, उसे SOLUTE सोल्यूट कहा जाता है। और जिस लिक्विड में हम उस सोल्यूट को मिक्स कर रहे हैं, दैट इज द वाटर इन दिस केस, उस लिक्विड को सॉल्वेंट कहा जाता है। SOLVENT, वेंट, सॉल्वेंट। और सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के इसी मिक्सचर को हम सोल्यूशन कहते हैं। सोल्यूशन कोई भी लिक्विड तभी बनेगा जब सोल्यूट पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा उस लिक्विड में। तो यहाँ पे ये जो सॉल्ट डिसॉल्व हुआ है पानी में, जिसे मैंने इस फोटो के जरिए समझाया है, मान लीजिए ये रेड रेड पोर्शंस वाटर है। वाटर के पार्टिकल्स के बीच बीच में थोड़े स्पेस मौजूद होते हैं, गैप्स मौजूद होते हैं। वहीं पे जाके जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो जगह बना लेते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब पूरा जगह भर जाता है, फिलअप हो जाता है, एक्स्ट्रा जगह नहीं बचता।
उस केस में इस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। मतलब ये सॉल्यूशन पूरी तरीके से सैचुरेट हो गया है, इसमें और ज़्यादा सॉल्यूट भरने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। No space is there for the solute, and that is why this kind of solution is called saturated. So how can we define? A saturated solution is one in which no more solute can be dissolved at रूम टेम्परेचर मतलब आप अपने रूम में बैठ के, अपने किचन में या फिर अपने लैब में जो बैठ के जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो रूम के टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कई बार लैब में हम बहुत सारी चीज़ों को गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, तो उस केस में हमारा टेम्परेचर चेंज हो जाता है, लेकिन हमें रूम टेम्परेचर लिखना बहुत ज़रूरी है। इसका रीज़न हम आने वाले कुछ टॉपिक में बहुत ही जल्द जानेंगे। तो रूम टेम्परेचर में जिस सोल्यूशन में और ज़्यादा सोल्यूट को हम डिसॉल्व नहीं कर सकते, उस सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। और उसी का उल्टा होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, जैसे कि अ सोल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड at the room temperature is called unsaturated solution। यहाँ पे मैंने बीकर में रेड कलर में वाटर पार्टिकल्स को दिखाया है और ब्लू कलर में सोल्यूट यानी कि सॉल्ट को दिखाया है। यहाँ पे डिसॉल्व होने के बाद भी स्टिल सम स्पेस इज लेफ्ट ओवर, मतलब इसमें हम और ज़्यादा सॉल्ट डाल सकते हैं। ये सोल्यूशन अभी भी सैचुरेट नहीं हुआ है और ज़्यादा सॉल्ट पार्टिकल्स इसमें भर सकता है, तो उस टाइप के सोल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अब हमने हमारे पेज नंबर 41 में देखा था कि पहेली एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी। पहेली सॉल्ट एंड सैंड के एक मिक्सचर को सेपरेट करने की कोशिश कर रही थी एक्टिविटी 7 के साथ। एक्टिविटी 7 में हमें एक मिक्सचर को पानी में डिसॉल्व करके फर्स्ट इवेपोरेशन एंड देन कंडेंसेशन की मदद से वाटर एंड सॉल्ट को सेपरेट करना था। लेकिन पहेली ने गलती ये कर दी कि उसने एक पूरा पैकेट भर के सॉल्ट, बहुत सारा सॉल्ट मिक्स कर दिया बिल्कुल थोड़े से अमाउंट ऑफ सैंड के साथ, और फिर उसने इसको एक थोड़े से अमाउंट ऑफ वाटर में मिक्स करके एक्टिविटी 7 करने की कोशिश की। सो नाउ कैन यू टेल व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग व्हेन पहेली ट्राई टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट mixed with sand? Perhaps the quantity of salt was much more than the required to form a saturated solution. सॉल्ट और सैंड के इस मिक्सचर को जब उसने पानी में घोल के एक सोल्यूशन बनने की कोशिश की तो सॉल्ट इतना ज़्यादा था कि उसे पानी में जगह ही नहीं मिली। सोल्यूशन बहुत पहले सैचुरेट हो चुका था, उसके बाद भी बहुत सारा सॉल्ट बच गया था जो डिसॉल्व नहीं हो पाया था पानी में, और इसीलिए ये जो सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हुआ पानी में, ये कहाँ जाएगा? ये सैंड के साथ ही बेचारा मिक्स होके पड़ा रहा और फिल्ट्रेशन करने के बाद यहीं पे रह गया, और इसीलिए पहेली इस सॉल्ट को रिकवर नहीं कर पाई। The undissolved salt would have remained mixed with the sand and could not be recovered. तो पहेली अपनी गलती को कैसे सुधारेगी? She could solve her problem by using a larger quantity of water. अगर पहेली और ज़्यादा पानी ले लेती है, थोड़ा लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर ले लेती है, फिर क्या होगा? अब पानी में फिर से ओपन स्पेसेस बन चुके हैं जिसमें और ज़्यादा सॉल्ट यानी कि और ज़्यादा सोल्यूट मिक्स होने की जगह बन गई है। पहेली थोड़ा और लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर ले लेगी और फिर बचे हुए सॉल्ट और सैंड के मिक्सचर को दोबारा मिक्स करने की कोशिश करेगी, तो जो सॉल्ट सैंड में ही रह गया था वो फिर से यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगा। फिर से सॉल्ट अपने लिए ऐसे जगह बना लेगा और फिर जब वो इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन करेगी तो उसे अपना सॉल्ट रिकवर होके मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए उसे पानी मिला ही नहीं। शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिसॉल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर। फिर क्या करेंगे? क्या कोई और तरीका है? इज देयर सम वे आउट दैट वाटर कुड बी मेड टू डिसॉल्व मोर सॉल्ट बिफोर द सोल्यूशन गेट सैचुरेटेड? क्या पानी में हम और भी ज़्यादा सॉल्ट, उसी सैचुरेटेड सोल्यूशन में और भी ज़्यादा सॉल्ट को डिसॉल्व करने लायक ऐसा कोई स्थिति, ऐसा कोई कंडीशन हम बना सकते हैं? For that we have activity number 9. We will see the ways to increase solubility of any solute in a given solution. तो इस एक्टिविटी को करने के लिए मैंने वही मेरा पुराना वाला सैचुरेटेड सोल्यूशन लिया
जिसमें थोड़ा सा नमक एकदम लास्ट स्टेज में जाके डिसॉल्व नहीं हो रहा था, सेटल डाउन हो रहा था, मैं कितना भी उसको स्टर कर रही थी फिर भी। अब मैंने इसको हीट किया, आई स्टार्टेड टू हीट दिस लिक्विड। What will happen to the undissolved salt in the bottom of the beaker? The undissolved salt suddenly started to dissolve. पानी को गर्म करते ही ये जो undissolved salt हो गया था ये वापस उसी पानी में मिक्स होने लगा। So what is the conclusion that we can get? This activity suggests us that larger quantity of salt can be dissolved in water on heating. Heat करने से किसी भी लिक्विड में किसी भी सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है। Now what will happen when this hot solution is allowed to cool? अगर ये hot solution फिर से ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा? The salt will again appear and settle down at the bottom. ठंडा होने के बाद पहले जैसा कंडीशन ही बन गया, फिर से जो एक्स्ट्रा सॉल्ट हमने डिसॉल्व करने की कोशिश की थी वो दोबारा अपीयर हो जाएगा और नीचे बॉटम में सेटल हो जाएगा। Now let us try to see, does water dissolve equal amounts of different soluble substances? क्या किसी सब्सटेंस का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनने के लिए सेम अमाउंट ऑफ साबान ही लगता है? उस चीज़ को समझने के लिए हम एक्टिविटी 10 करेंगे। हमें 2 ग्लास बीकर लेने हैं और उनमें हाफ अ कप ऑफ वाटर डालना है एक एक में। एट ए टाइम ऐड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड ट्राई टू डिसॉल्व इट। अगेन ट्राई टू ऐड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड ट्राई टू डिसॉल्व इट। इस तरीके से जब तक कि सैचुरेटेड सोल्यूशन हमें नहीं मिल जाता है हमें सॉल्ट ऐड करते रहना है और फिर वी हैव टू रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सॉल्ट वी हैव यूज्ड टू मेक द सैचुरेटेड सोल्यूशन। और हमारे ऑब्जर्वेशन को हमें टेबल 5.2 में लिखना है। फर्स्ट इज द सॉल्ट एंड नंबर ऑफ स्पून्स दैट the substance dissolve in water to make the saturated solution is nearly about 2 to 3 spoons full of salt. अब स्पून तो बहुत सारे साइजेस के होते हैं, सो अगर वेट की बात करें तो नियर अबाउट 35 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट 100 ml वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। सेकेंड है शुगर। शुगर की सोल्यूबिलिटी सॉल्ट से थोड़ी ज़्यादा ही होती है, सो नियर अबाउट 6 to 7 small teaspoon of sugar will be dissolved in 100 ml of water to make a saturated solution. और अगर वेट की बात करें 180 ग्राम जितना शुगर डिसॉल्व हो जाएगा 100 ml पानी में to make a saturated solution. Repeat this with some other substances that are soluble in water. तो हमने हमारे चैप्टर 2 में टेस्ट फॉर प्रोटीन्स के लिए कॉपर सल्फेट को पानी में डिसॉल्व किया था, है ना? तो हम हमारे लिस्ट में थर्ड कॉपर सल्फेट लिखते हैं। कॉपर सल्फेट की सोल्यूबिलिटी सॉल्ट और शुगर से थोड़ी कम ही होती है। नियर अबाउट हाफ या फिर 1 स्मॉल टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट विल डिसॉल्व इन 100 ml वाटर टू फॉर्म द सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो इस टेबल से हमने क्या देखा? हर चीज का अलग अलग अमाउंट ही पानी में डिसॉल्व होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स वेरी वेल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स अलोंग विद द एक्सरसाइज क्वेश्चंस वी विल सॉल्व। हमारा फर्स्ट कीवर्ड है चर्निंग। चर्निंग को हम सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस भी बोलते हैं। जो हम लैब में चर्निंग का प्रोसेस करते हैं दैट इज कॉल्ड एट सेंट्रीफ्यूगेशन। और इसका इस्तेमाल हम किसी भी लिक्विड में जो मिक्स्ड लाइटर पार्टिकल्स रहते हैं उनको सेपरेट करने के लिए करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द लाइटर पार्टिकल्स of a suspended solid from a liquid. For example, to obtain butter, जिसे हम दूध से या फिर दही से निकालते हैं, उसे हम घर में churning के प्रोसेस से ही निकालते हैं। Second word is condensation. Condensation is the process in which the gaseous water, that is the water in the gaseous state, it changes into its liquid form and this process is called condensation. Condensation के साथ साथ evaporation भी linked होता है। Evaporation का definition क्या है? It is the process in which the liquid water changes into gaseous water vapors. That means liquid से gas बनना evaporation होता है। Either by heating or by keeping in the sunlight is called evaporation. और इसका example क्या है? जैसे हम sea water से salt separate करते हैं by this method of evaporation.
कंडेंसेशन इवेपोरेशन के साथ एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन, विच इज़ नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक बट इट इज़ ऑल्सो स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से हम किसी भी इम्प्योर सैंपल से प्योर सैंपल निकाल सकते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस फ्रॉम एनी इम्प्योर सैंपल। और ये हम कैसे करते हैं? इम्प्योर सैंपल को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो जो प्योर सैंपल होगा वो तो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, इम्प्योरिटीज पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, जिसे हम फिल्टर आउट करके बाहर निकाल लेंगे। और फिर जो फिल्ट्रेट आया हमारे पास, लिक्विड आया, उस लिक्विड को हम इवेपोरेट करेंगे, तो पानी पूरा इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे डिश में प्योर सॉलिड सब्सटेंस हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट आवर कीवर्ड इज डीकैंटेशन। डीकैंटेशन हम सेडिमेंटेशन के बाद करते हैं। इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ क्लीन लिक्विड फ्रॉम वन वेसल टू द अदर वेसल विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल्ड पार्टिकल्स विच इज एट द बॉटम ऑफ द बीकर। सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन के साथ एक और प्रोसेस आता है, वो है लोडिंग। आफ्टर डिकेंटेशन ऑल्सो समटाइम्स जो पानी हमें मिलता है वो उतना क्लियर नहीं होता, क्योंकि उसमें फिर भी कुछ सॉलिड सस्पेंडेड डर्ट पार्टिकल्स रह जाते हैं जो भारी नहीं होते, सेटल नहीं हो पाते। तो हम क्या करते हैं? वी डू द प्रोसेस ऑफ लोडिंग। इट इज़ द प्रोसेस इन विच द फास्टर सेडिमेंटेशन इज डन बाय सस्पेंडिंग एलम टू द लिक्विड सोल्यूशन। उसके बाद फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस टू सेपरेट सॉलिड इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स from a liquid by passing the mixture through a filter paper, through a strainer or through a cotton filter. What is the process of hand picking? Hand picking is the method to separate small particles like the dirt, stone, husk, etc. from the grains of wheat, rice, pulses. Hand picking का process हम तब करते हैं जब हमारे impurities small quantities में होते हैं और इनके particle size में difference होता है, ताकि हम आराम से उन्हें अपने hand से pick करके separate कर पाएं। तो सेडिमेंटेशन भी एक बार देख लेते हैं। सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हेवी इनसॉल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स from a liquid mixture at the bottom of the vessel. Sieving का process explain करते हैं। Sieving is used when two components of a mixture have different particle sizes. Sieving allows the fine particles to pass through the holes of the sieve, while जो bigger particles रहते हैं वो sieve में ही रह जाते हैं. It remains on the sieve. For example, the sieving of wheat flour, sieving of sand at construction sites. उसके बाद हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सोल्यूट हम मिक्स नहीं कर सकते, डिसॉल्व नहीं कर सकते। अ सोल्यूशन इन विच नो मोर soluble substance, that is the solute, can be dissolved at room temperature is called saturated solution. Solution क्या होता है? When a soluble substance is dissolved and it is completely dissolved in a liquid, like the sugar is completely soluble in water, then a homogeneous mixture is formed. Homogeneous mixture मतलब जिसमें हम solute के particles को अपनी आंखों से देख नहीं सकते. That type of mixture is called as a solution. Next two keywords, threshing and winnowing. Threshing is a process that is used to separate grains from the stalks of wheat, rice, etc. This process is called threshing. It is done by beating the bundles of stalks on a hard surface. Winnowing क्या है? Winnowing is a process जिसमें हम हवा का इस्तेमाल करते हैं lighter impurities को separate करने के लिए. Winnowing can be used to separate lighter husk particles and heavier grain particles, that is two components of a mixture, with the help of air. For example, we separate husk from the grains. Now let us see our exercise. Question number 1. Why do we need to separate different components of a mixture? Give 2 examples. So answer to this question is already given in your textbook. The first reason is we need to separate substances to separate two different but useful components
फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, हम बटर सेपरेट करते हैं मिल्क नहीं तो कर्ड से। यहाँ पे जो हमें बटर मिला वो भी हमारे लिए यूज़फुल है, और उसके बाद जो बटर मिल्क रह जाता है दैट इज़ ऑल्सो यूज़फुल फॉर अस। आवर पॉइंट नंबर 2 इज़ वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस टू रिमूव नॉन यूज़फुल components. For example, we remove the tea leaves from the tea with the help of a strainer. हम चाय की छन्नी से चाय पत्ती को छान लेते हैं क्योंकि वो हमारे लिए नॉन यूज़फुल है, चाय पत्ती हमारे किसी काम के नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल इज हम व्हीट के ग्रेन्स में से शैफ यानी कि उसके कवर को सेपरेट कर लेते हैं विनोइंग के प्रोसेस से। जो लाइटर हस्क पार्टिकल्स होता है उसे हम सेपरेट कर लेते हैं बिकॉज दैट इज़ नॉन यूजफुल फॉर अस। आवर थर्ड पॉइंट इज वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस टू रिमूव द इम्प्यूरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स जो किसी भी तरह अगर हमारे बॉडी में चले गए तो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वी रिमूव द स्टोन्स फ्रॉम द दाल एंड पल्सेस बिफोर वी कुक देम बिकॉज दे are stones are harmful for us. And example number 2, we remove the dirt and dust particles from the rice and pulses by mixing them in water, और उसके बाद हम sedimentation और decantation करके dirty water को फेंक देते हैं। Why? Because dirt and dust is also harmful for us. Next question number 2, what is winnowing and where it is used? Answer 2, winnowing is the process of separating wheat or rice grains from the husk. It is a process in which a lighter component is separated from the heavy component. Wheat, grains and husk are different in weight. Husk is lighter and the wheat grains, rice grains, they are heavier. When the mixture is allowed to fall down from a height, जैसे हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, the wind carries the lighter husk particles with it and the heavy wheat grains fall vertically down on the ground. और हवा के झोंके से हल्के हल्के सामान दूर चले जाते हैं, दूर जाके गिरते हैं, और इस तरीके से हम उनको सेपरेट करके अलग से ले सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस? पल्सेस मतलब दाल, बिफोर कुकिंग। तो इसके आंसर में हमारे पास 2 पॉइंट्स आ सकता है। पॉइंट नंबर 1 इज वी कैन सेपरेट द स्टोन्स और द बिग डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम पल्सेस विद द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग। हम बड़े बड़े स्टोन्स को हाथ से ही निकाल के सेपरेट कर सकते हैं। आवर सेकेंड पॉइंट इज वी कैन यूज द मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। वी कैन मिक्स द पल्स विथ वाटर। वाटर में जो डर्ट पार्टिकल्स होंगे वो सोल्यूबल हो जाएंगे, और उसके बाद वी हैव टू लेट द मिक्सचर सेटल डाउन फॉर सम टाइम, जिससे कि पल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, वो हेवी होता है, एंड देन द डर्टी वाटर कैन बी डिकेंटेड ऑफ फ्रॉम द वेसल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज sieving and where it is used? So sieving is the method to separate the components where the particle sizes of the components are different in size. sieve में जो holes होते हैं उसकी वजह से डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। द साइज ऑफ द होल्स इन द सीव डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। सीविंग का इस्तेमाल हम 3 एग्जाम्पल्स के रूप में बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 इज वी सेपरेट द टी लीव्स फ्रॉम आवर टी विद द हेल्प ऑफ अ टी स्ट्रेनर। दैट इज वन एग्जाम्पल ऑफ सीविंग। पॉइंट नंबर 2, वी यूज सीविंग इन द कंस्ट्रक्शन साइट्स वेयर फाइन सैंड पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द बिग स्टोन्स। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, सीविंग इज ऑल्सो यूज्ड इन कैश्यू नट फैक्ट्रीज। छोटे साइज के काजू को बड़े साइज के काजू से सेपरेट किया जाता है सीविंग के प्रोसेस से। द कैश्यू नट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस आर सेपरेटेड बाय सीविंग बिकॉज कैश्यू नट्स बहुत ही कॉस्टली होते हैं, तो छोटे कैश्यू नट का कॉस्ट बड़े कैश्यू नट के कॉस्ट से अलग होता है। एंड देन एग्जाम्पल नंबर 4 इज सीविंग इज ऑल्सो यूज्ड when we are making any dish with flour. Sometimes we use the process of sieving to remove the bran from the flour. Next is question number 5. How will you separate sand and water from their mixture? Answer number 5. Sand and water के mixture को हम sedimentation and decantation के process से separate कर सकते हैं. We will take a beaker of 100 ml. We will fill it with half with water. Then we will mix the sand into it thoroughly. Now we will keep the beaker undisturbed for some time. The sand particles are heavy. They will settle down at the bottom of the beaker slowly.
and after some time the water on the top will be clear. This water can be separated by decantation process and the sand is left in the beaker. Along with this writing, you have to draw the process of sedimentation and decantation also in your notebook. Question number 6. Is it possible to separate sugar mixed with wheat flour? If yes, how will you do it? So first of all, our answer is yes. We can separate the sugar mixed in wheat flour. शुगर के दाने कैसे होते हैं? थोड़े बड़े बड़े होते हैं. और wheat कैसा होता है? आटा कैसा होता है? थोड़ा पाउडरी होता है. तो अगर हम सीव यूज़ करेंगे, छलनी का यूज़ करेंगे, तो क्या होगा? डिफरेंट पार्टिकल साइजेस को हम सीविंग से सेपरेट कर पाएंगे. We can separate the sugar from wheat flour by sieving. In the mixture of sugar and wheat flour, sieving will allow the fine flour particles to pass through the holes and we can collect it in the bottom here. While the sugar particles will remain on the sieves because they are bigger in particle size. Question number 7 is, how would you obtain clear water from a sample of muddy water? Answer number 7. We will obtain the clear water from a sample of muddy water by the process of loading. Then first we will take a beaker of 100 ml. We will fill half with muddy water. Now we will take a piece of alum which is also called फिटकिरी in Hindi. Alum को हम एक thread से tie करेंगे. Then firmly hold the other end of the thread and let the alum be dipped into the muddy water and move it slowly in circular path for about 1 minute. तो इससे क्या होगा? एलम थोड़ा थोड़ा पानी में मिक्स होगा और पानी में जो इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट है, स्मॉल स्मॉल मड पार्टिकल्स जो सेटल नहीं हो रहे थे, वो एलम उन पे जाके चिपक जाएगा और फिर ये पार्टिकल्स हैवी हो जाएंगे. हैवी हो जाएंगे तो क्या होगा? ये नीचे जाके सेटल हो जाएंगे. सेटल होने के बाद ऊपर का जो पानी होगा वो हम डिकेंट करके निकाल सकते हैं. रिमूव द एलम एंड कीप द बीकर अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वी विल फाइंड दैट द डस्ट पार्टिकल्स गेट लोडेड एंड बिकम हैवी एंड सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर रैपिडली, बहुत जल्दी से. When all the dust particles settle down, the water will become clear. The clear water is then decanted into another beaker. And this is the drawing you will do along with this answer. Let us see question number 8 now. Fill up the blanks. Number A, the method of separating seeds of paddy. पैडी मतलब राइस का जो फील्ड होता है उसे हम पैडी फील्ड बोलते हैं. राइस को हम उसके स्टॉक से कैसे सेपरेट कर सकते हैं? ग्रेन्स को उनके स्टॉक से सेपरेट करने के प्रोसेस को थ्रेशिंग कहा जाता है. Number B is, when milk is cooled after boiling, it is poured onto a piece of cloth. The cream, that is malai, is left behind on it. This process of separating the cream from the milk is an example of filtration. Number C is, salt is obtained from the seawater. By which process? By evaporation process. In the process of evaporation, the sea water is heated by the sunlight. उससे समुद्र का पानी evaporate हो जाता है and the salt is left behind. Next point is, impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. मतलब इसमें sedimentation हुआ. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this process, in this example, is called decantation. Question number 9, true or false? Number A, a mixture of milk and water can be separated by filtration. No, that is false, because filtration का process हम तब करते हैं जब components of a solution insoluble हो एक दूसरे में, तभी हम use कर सकते हैं. जबकि milk and water, they are completely soluble in each other. Number B is, a mixture of powdered salt and sugar can be separated by the process of winnowing. No, again this is false. Winnowing का यूज़ हम lighter impurities को हवा से उड़ा के सेपरेट करने के लिए करते हैं. जबकि अगर आपने सॉल्ट को पाउडर किया, शुगर को पाउडर किया, ये दोनों ही लगभग थोड़े हैवी कंपोनेंट्स होते हैं और हवा मारने पे दोनों एक साथ उड़ेंगे, नहीं तो एक साथ उड़ेंगे ही नहीं. Then number C is, separation of sugar from tea can be done with filtration.
अगेन दिस इज फॉल्स। फिल्ट्रेशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे मिक्सचर के कॉम्पोनेंट्स इनसोल्यूबल हो, लेकिन शुगर चाय में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, इट इज सोल्यूबल, सो वी कैन नॉट फिल्टर इट टू सेपरेट। लास्ट इज ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विथ द प्रोसेस ऑफ डीकेंटेशन। अगेन इट इज़ फॉल्स। डीकेंटेशन का यूज़ हम लिक्विड के केस में करते हैं, जब एक हैवी पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाता है और ऊपर का लिक्विड हम अलग कर रहे हैं, दैट इज़ डीकेंटेशन। जबकि ग्रेन एंड हस्क का जो मिक्सचर है वो तो सॉलिड मिक्सचर है, इसमें लिक्विड तो कहीं पे भी नहीं है। ग्रेन एंड हस्क को हम विनोइंग के प्रोसेस से सेपरेट करते हैं। Then there is last question number 10. Lemonade मतलब नींबू पानी is prepared by mixing lemon juice and sugar in water. You wish to add ice to cool it. Should you add ice to the lemonade before or after dissolving sugar? In which case would it be possible to dissolve more sugar? तो हमें नींबू पानी बनाने के लिए उसमें शुगर डिजॉल्व करना है। किसी भी लिक्विड में कोई भी सॉल्यूट डिजॉल्व कब होता है? रूम टेम्परेचर में, जब हम उसको चम्मच से कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे तब वो डिजॉल्व होगा। डिजॉल्व करना हम फास्ट कैसे कर सकते हैं? अगर हम उस लिक्विड को हीट करेंगे तो, और अगर हमने उसको आइस डाल दिया तो क्या हो जाएगा? हीट करने के बजाय वो कोल्ड हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि वो ज़्यादा जल्दी डिजॉल्व हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। फास्ट का ऑपोजिट हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो आपको आइस बाद में ऐड करना है, जब आपने शुगर ऐड कर चुके हैं उसके बाद आइस ऐड करना होता है, सो दैट शुगर के डिजॉल्विंग का जो प्रोसेस है वो स्लो ना हो जाए। सो लेट अस राइट आवर आंसर इन स्टेटमेंट। वी शुड ऐड आइस टू लेमोनेड आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर. Without ice, sugar will dissolve easily in lemon juice because solubility depends on the temperature. Room temperature में ज़्यादा जल्दी शुगर डिजॉल्व होगा. If sugar is added to ice cold solution, the solubility of sugar will decrease. So this was the last question of your textbook. I hope you have understood all the questions very well. अगर आपको still कोई doubt या फिर question रह गया हो, आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं. Next in our part 7 video, we will see some extra questions related to this chapter, which will help you in the preparation of your SA1 exams. So stay tuned. We will meet very soon. Till then, thank you very much. Bye bye. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.